हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, भारत में यूरोपियों को आगमन का क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली, जो कि 1498 में आया था और 1961 तक ये रहा था। सबसे ज़्यादा समय तक पुर्तगाली ही रहा था, याद रखिएगा। पुर्तगाली का जो शासन का क्रम था वह 1498 से 1961 तक था। उसके बाद आया था डच। डच का जो शासन था वह 1602 से 1759 तक रहा। उसके बाद आया ब्रिटिश। ब्रिटिश जो आया था वो 1608 में आया था और इसका 1947 तक रहा। उसके बाद डेनिश आया। डेनिश 1616 से 1868 तक। उसके बाद फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो था वह 1664 से 1953 तक रहा था। दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनी के बनने का क्रम अगर याद करेंगे तो बनने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश का बना था। उसके बाद डच, डेनिश, उसके सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुर्तगालियों के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी ऐसे करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों, पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वह वास्को डिगामा था। कौन था भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली? वास्को डिगामा, जो कि 1498 में कालीकट, केरल पहुंचा था। इसके समय कालीकट के शासक जो था जमोरिन था तथा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? तो जमोरिन। जमोरिन क्या क्या था? तो कालीकट के शासक थे। दोस्तों, वास्को डिगामा भारत एक समुद्री मार्ग कॉप ऑफ गुड होप की सहायता से आया था। तो वास्को डिगामा भारत किसके सहायता से आया था? तो समुद्री मार्ग कॉप ऑफ गुड होप की सहायता से। इसे आशा का अंतर्द्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, कॉप ऑफ गुड होप को आशा का अंतर्द्वीप भी कहा जाता है। वास्तव में इस नए समुद्री मार्ग कॉप ऑफ गुड होप की खोज दोस्तों वास्तव में इस समुद्री मार्ग कॉप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो डियास ने 1486 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, वास्को डिगामा के आने के समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। याद रखिएगा कि वास्को डिगामा के आगमन के समय में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत से मसाले खरीदे। ज्ञान तब है कि इस काल में यूरोपियों ने मसाले की अत्यधिक मांग थी। दोस्तों, इस समय यूरोप में मसाले का अत्यधिक मांग था और वास्को डिगामा को पुर्तगाल में इन मसालों पर 60 गुना लाभ होता था। इसके पश्चात अन्य पुर्तगाली यात्री भी भारत के व्यापार की ओर आकर्षित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री। 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री जो था वह पेड्रोज के केवराल था, जो अत्यधिक इसको भी अत्यधिक लाभ हुआ था। 1502 में फिर से वास्को डिगामा भारत आया। दोस्तों, वास्को डिगामा फिर कब भारत आए? 1502 में। सबसे पहली बार आया था 1498 में। उसके बाद 1502 में। वास्को डिगामा जो थे वह भारत 3 बार आगमन किए, 1498, 1502 और 1524 में। दोस्तों, परंतु इस वास्को डिगामा को पुर्तगाली शासक हेनरी के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों, 1502 में वास्को डिगामा को किसके द्वारा भेजा गया था? तो पुर्तगाली शासक हेनरी के द्वारा भेजा गया था। इस बार वास्को डिगामा भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति के लिए आया था। दोस्तों, 1502 में जो है वास्को डिगामा भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति के लिए आया था। भारत में अनुमति मिलने के बाद पहला पुर्तगाली कारखाना जो था वह कोचीन, केरल में स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोचीन, केरल में स्थापित हुआ था। तो भारत में नेक्स्ट है, भारत में वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से कालीकट पहुंचा था। दोस्तों, भारत में वास्को डिगामा किसके सहायता से पहुंचा था? तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मानिक, उसके सहायता से कालीकट पहुंचा था। दोस्तों, वास्को डिगामा भारत 3 बार भारत आया था। कितने बार आया था? 3 बार। तो एक बार आया था 1498 में, उसके बाद 1502 और तीसरा बार 1524 के प्रारंभ में भारत आए थे। 1524 में ही भारत में इनका मृत्यु हो गया था। दोस्तों, वास्को डिगामा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1524 में ही इनका मृत्यु हो गया था और इनका जो समाधि स्थल है वो कोचीन, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत आने वाले प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर।
सबसे पहले जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1503 से 1509 तक रहा था। दोस्तों अल्मेडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्मेडा थे, जो कि 1503 से 1509 तक इसका शासन था। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के सुरक्षा के लिए भेजा गया था। अल्मेडा को भारत में किस लिए भेजा गया था? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के सुरक्षा के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है अल्मेडा ने कन्नूर, दोस्तों अल्मेडा ने कन्नूर केरल में पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना स्थित किया था। दोस्तों अल्मेडा ने पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नूर केरल में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कहाँ खुला था? तो कन्नूर केरल में इसका स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली साम्राज्य को सुरक्षा देने के लिए, दोस्तों पुर्तगाली साम्राज्य को सुरक्षा देने के लिए एक मूल सैन्य नीति कौन थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों लागू की गई थी? तो पुर्तगाली साम्राज्य को सुरक्षा देने के लिए भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली शक्ति से पूर्व भारत के साथ कई अन्य नीति व्यापार कर रही थी, जैसे तुर्की, अरबी, मिस्र, गुजराती। नेक्स्ट है दोस्तों इन शक्तियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, दोस्तों इन शक्तियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का इसी क्रम में 1508 में हिंद महासागर में अल्मेडा और प्रतिद्वंदी गठबंधन के बीच एक युद्ध प्रारंभ हुआ। वैसे तो यह युद्ध और निर्णायक रहा, परंतु इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र मारा गया। इस युद्ध में कौन मारा गया था? तो अल्मेडा का पुत्र मारा गया था। नेक्स्ट है 1509 में हिंद महासागर में संयुक्त सेना एवं अल्मेडा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। दोस्तों 1509 में हिंद महासागर और संयुक्त सेना एवं अल्मेडा के बीच एक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में अल्मेडा ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अल्मेडा ने किसको पराजित किया था? संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यह युद्ध हिंद महासागर में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यह युद्ध जो है हिंद महासागर में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध के पश्चात पुर्तगाली सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। इस युद्ध के पश्चात आने वाले कुछ वर्षों तक हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो शासन था वह 1509 से 1515 तक था। दोस्तों 1509 में अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा। और 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया अल्बुकर्क। याद रखिएगा दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, जिनका शासन 1509 से 1515 तक था। दोस्तों अल्बुकर्क ने कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना किया। तो याद रखिएगा कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने, जो कि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। नेक्स्ट है 1509 में अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क को भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कब नियुक्त किया गया? तो 1509 में नियुक्त किया गया था। दोस्तों अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा अल्बुकर्क। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका विस्तार के क्रम में। दोस्तों विस्तार के क्रम में इसने बीजापुर 1510 के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट है 1515 में। दोस्तों 1515 में इन्होंने फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण बंदरगाह हारमुज को जीत लिया। तो अल्बुकर्क ने 1515 में फारस की खाड़ी को के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था हारमुज, उसको जीत लिया था। 1510 में गोवा को जीता था और 1515 में फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण बंदरगाह हारमुज को जीत लिया। नेक्स्ट है आपका इन्होंने केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं बल्कि इसने भारत में कुछ सामाजिक धार्मिक कार्यों भी हस्तक्षेप किया। दोस्तों इन्होंने सिर्फ साम्राज्य विस्तार ही नहीं लेकिन भारत में कुछ सामाजिक धार्मिक कार्य में भी हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट है दोस्तों 1560 के पश्चात पुर्तगाली भारत में कमज़ोर पड़ने लगा।
1560 के पश्चात पुर्तगाली जो है भारत में बहुत कमज़ोर पड़ने लगा। 1580 में पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया। पुर्तगाल का विलय स्पेन में कब हुआ था, याद रखिएगा 1580 में, जिससे पुर्तगाल ने अपनी स्वतंत्र स्थिति खो दी। नेक्स्ट है 1596 में डचों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित कर लिया गया। दोस्तों 1596 में डचों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित कब कर लिया गया, तो 1596 में, जिससे पुर्तगाली और कमज़ोर हो गए। नेक्स्ट है आपका 1612 में, दोस्तों 1612 में सवाली के युद्ध में ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। सवाली के मैदान कहाँ स्थित है, तो सूरत गुजरात के पास स्थित है। याद रखिएगा सवाली का मैदान कहाँ स्थित है, तो सूरत गुजरात में। दोस्तों इस युद्ध के पश्चात भारत में पुर्तगालियों की शक्ति अत्यधिक कमज़ोर हो गई। दोस्तों सवाली के युद्ध के पश्चात भारत में पुर्तगालियों की जो शक्ति थी अत्यधिक कमज़ोर हो गई। फिर 1661 में, दोस्तों 1661 में एक राजनीतिक विवाह हुआ। दोस्तों 1661 में एक राजनीतिक विवाह हुआ और यह विवाह पुर्तगाली राजकुमारी, याद रखिएगा यह विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच हुआ। इस विवाह के दौरान पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों को बॉम्बे दहेज में दिया था। इस विवाह में क्या दहेज में मिला था, तो बॉम्बे दहेज में मिला था। दोस्तों यह राजनीतिक विवाह जो था 1661 में हुआ था, जो कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच हुआ था और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं कि पुर्तगालियों का पतन का क्या क्या कारण था। दोस्तों पुर्तगालियों का जो पतन का कारण था, अल्बुकर्क के जो उत्तराधिकारी थे वह बहुत कमज़ोर एवं अकुशल थे। दोस्तों पुर्तगालियों का जो पतन का कारण था वह अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी बेहद कमज़ोर एवं अकुशल थे। नेक्स्ट है पुर्तगाली कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम था। पुर्तगाली कंपनी का जो कर्मचारी था उसका वेतन बहुत कम था और उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है इन्होंने हिंद महासागर में लूटपाट प्रारंभ कर दी, जिससे समकालीन साम्राज्य एवं लोग इनसे क्रोधित हो गए और साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट है भारत में इनका व्यापार सीमित था। दोस्तों पुर्तगालियों का जो भारत में व्यापार था वह एक सीमित था, अधिकतर ये तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे। दोस्तों भारत में पुर्तगाली जो थे अधिकतर तटीय क्षेत्र तक ही अपना व्यापार करते थे। इसके पुर्तगाली ने एक नए उपनिवेश की खोज कर ली थी। दोस्तों यह सब जो था यह पुर्तगाली का पतन का कारण था। नेक्स्ट हम जानते हैं भारत में पुर्तगालियों का योगदान। दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान था। दोस्तों भारत में इनके नौसैन्य शक्ति ने ईसाई धर्म प्रचारक का प्रवेश तथा भारत में धर्म प्रचारकों ने स्कूल कॉलेज की शुरुआत की, जिनकी पुर्तगाली के द्वारा भारत में नौसैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा जो था भारत में नौसैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारत में आगे चलकर बंदरगाहों की स्थापना हुई एवं भारतीय शासक के द्वारा नौसेना शक्ति को भी बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में किया था। दोस्तों याद रखिएगा भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कब किया था, तो 1556 में। कहाँ किया था, तो गोवा में किया था। नेक्स्ट है 1563 में पहली बार एक औषधि ज्ञान पुस्तक प्रकाशित किया गया था। पहली बार एक औषधि ज्ञान पुस्तक का प्रकाशित किया गया था, तो 1563 में। दोस्तों नेक्स्ट है इन्होंने भारत में कुछ फसलों का भी आरंभ किया था, जैसे तंबाकू, आलू, पाइनएप्पल, टमाटर, अफीम, ये सभी का योगदान पुर्तगालियों का था। दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा एक नई वास्तुकला गौथिक कला को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत में एक नई वास्तुकला गौथिक कला को प्रारंभ किसने किया था, तो पुर्तगाली ने किया था। और एक क्वार्टज व्यवस्था भी पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। क्वार्टज व्यवस्था क्या था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली ने हिंद महासागर में क्वार्टज व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्वार्टज व्यवस्था प्रारंभ किया था और यह व्यवस्था हिंद महासागर में एक व्यापार का परमिट था। दोस्तों अर्थात यदि कोई हिंद महासागर में अपना व्यापार करना चाहेगा तो उसे पुर्तगाली से परमिट लेना होगा, यही क्वार्टज व्यवस्था था। दोस्तों इसी क्वार्टज व्यवस्था दोस्तों उल्लेखनीय है कि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से क्वार्टज लेना पड़ा था। ज्ञातव्य है कि इस काल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर रहा। इस साम्राज्य का संबंध पुर्तगालियों के साथ अच्छे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डच के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।